जय हिंद दोस्तों। तो देखिए, झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा 2026 का पेपर 3 का सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 9 लेकर के हम आ गए हैं। आपके परीक्षा में सामान्य ज्ञान के जो है प्रश्न 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और अभी हम लोग जो है आज प्रैक्टिस सेट 9 करेंगे। अगर यदि आपने झारखंड सामान्य ज्ञान का सभी वीडियो मेरा नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा। 20 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी भी आ चुका है। अब हम लोग जो है सामान्य ज्ञान का 20 प्रैक्टिस सेट टोटल कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डेली बेसिस पर हमारा प्रैक्टिस सेट आ रहा है और आज हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं पहला सवाल से। सामान्य अध्ययन का 40 प्रश्न में से पहला सवाल क्या पूछ रहा है? पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? पुलकेशिन द्वितीय का नाम आपने सुना होगा और ये जो पुलकेशिन द्वितीय था ये चालुक्य वंश का, जिसको वातापी वो भी कहा जाता था, उसी का जो है ये महानतम शासक था। ठीक है, वातापी के चालुक्य वंश का। तो हम लोग आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन डी कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? अब प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जो है, जो जैन मंदिर है, और ये माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम, जिसका शासनकाल 1022 से 1064 ईस्वी के आसपास में था, उसी के एक सामंत थे बिमल शाह, उसी ने इस मंदिर को बनवाया था। करेक्ट आंसर हम लोग क्या करेंगे? प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर। जगह का नाम पूछ रहा है तो राजस्थान में, राजस्थान की राजधानी जयपुर। ठीक है, अगला सवाल देखिए। श्रृंगेरी, ये क्या है? जगह का नाम श्रृंगेरी। दूसरा है बद्रीनाथ, तीसरा है द्वारिका और चौथा है पुरी। इन चारों जगहों में जो है 4 मठ स्थापित किया गया और ये चारों जगहों पर 4 मठ स्थापित करने वाले व्यक्ति का नाम पूछा जा रहा है। हम लोग करेक्ट आंसर करेंगे आदि शंकराचार्य, ऑप्शन सी। देखिए, आदि शंकराचार्य ने जो है देश के चारों दिशाओं में, उत्तर में आपका हो गया बद्रीनाथ, दक्षिण में हो गया श्रृंगेरी, पूरब में हो गया पुरी और पश्चिम में हो गया द्वारका, यहाँ पर जो है प्रसिद्ध मठों का इन्होंने क्या किया? स्थापना किया। क्या नाम है इनका? आदि शंकराचार्य ने। ठीक है, अगला सवाल देखिए। 4 नंबर पूछ रहा है कि हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? आपको देखिए इतिहास से अच्छा खासा सवाल पूछने वाला है, तो आप इतिहास के ऊपर आप जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा। इतिहास आप कहाँ से पढ़ सकते हैं? लूसेंट आपका बेस्ट है। ठीक है, लूसेंट से आप पढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारे बुक्स हैं जहाँ पे कोचिंग में तैयारी करते हो, वहाँ लूसेंट के अलावे और अलग अलग बुक से पढ़ाए जाते हैं, बढ़िया बुक से, एनसीईआरटी वगैरह से। ठीक है, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी पूछा जा रहा है कहाँ पर था? सही उत्तर हम लोग करेंगे थानेश्वर। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थानेश्वर में थी। ठीक है, ऑप्शन सी हम लोग करेंगे। अगला सवाल है, पाल राजवंश के संस्थापक कौन थे? पाल राजवंश। ठीक है, और पाल राजवंश के जो संस्थापक हुए वो हुए गोपाल। कौन हुए? गोपाल। ध्यान रखिएगा, पाल का राजवंश का जो संस्थापक है गोपाल है। ठीक है, गोपाल का जो राजकाल जो था वो कब से कब तक था? तो ये जो है 750 ईस्वी से। ठीक है, 750 ईस्वी से 770 ईस्वी तक इनका अपना राजकाल वहाँ पर रहा। और ये जो है गोपाल बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे गोपाल। इन्होंने ही पाल राजवंश का स्थापना किया था। देखिए, अगर यदि आप हमारा पिछला वीडियो देखे होंगे तो हमारा सभी वीडियो का जो लाइक का टारगेट होता है 40 लाइक का टारगेट होता है। सिंपली अगर यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक से हमारा वीडियो और भी लोगों के डिस्प्ले पर दिखाता है, वो अगर यदि देखते हैं तो 5-10 पैसा का इनकम हो जाता है। इसीलिए हम मेहनत भी करते हैं आप लोगों के लिए। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? अब यहाँ पर देखिए, मोहम्मद गोरी, ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान, जैसे यहाँ पर ये 2 नाम आपके पास आते हैं तुरंत आपको तराइन का युद्ध याद आना चाहिए। ठीक है, तराइन का युद्ध जो है 1191 और 1192 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ी गई लड़ाई तराइन की लड़ाई थी। ठीक है, तराइन की लड़ाई, जिसमें दूसरा युद्ध में जो है गोरी विजयी हो गया था। पहला युद्ध में नहीं, लेकिन दूसरा में गोरी विजयी हुआ था। अगला सवाल है 7 नंबर। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? अजमेर में, ये देखिए लूसेंट में आपको मिल जाएगा। ये सारा प्रश्न जितना आप पढ़ रहे हैं ना, ये सारा आपको लूसेंट में मिल जाएगा। ये लूसेंट का ही सवाल लिया गया है। तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो है किनके द्वारा बनाया गया? सही उत्तर हम लोग करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। क्या करेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अगला सवाल देखिए 8 नंबर।
झारखंड राज्य की भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम है। अब झारखंड राज्य की जो भूगर्भिक संरचना, इसका मतलब क्या समझे, जो जमीन का जो बनावट है, ठीक है, भूगर्भ की जो संरचना हुई, इसमें सबसे प्राचीनतम जो चीज है वो कौन सी है, यही हम लोगों से पूछा जा रहा है। हम लोग इसका आंसर करेंगे ऑप्शन ए, ठीक है। झारखंड राज्य की भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम आर्कियन ग्रेनाइट, नीस एवं धारवाड़ की चट्टानें पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। झारखंड की सबसे ऊंचा भूभाग जो है कौन सा है? चार ऑप्शन हमारे सामने है। पाट क्षेत्र है, रांची का पठार है, हजारीबाग का पठार है और नन है। तो 9 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे पाट क्षेत्र, ठीक है। सबसे ऊंचा भूभाग झारखंड का जो है पाट क्षेत्र है। और पहाड़ी की हम बात करें, झारखंड की सबसे ऊंचा पहाड़ी तो कौन सा पहाड़ी है? पारसनाथ पहाड़ी, ठीक है। ये कौन सा जिला में आपका स्थित है? तो ये आपका गिरिडीह जिला में स्थित है, ठीक है। गिरिडीह जिला में, गिरिडीह जिला का जो मुख्यालय है वहां से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। और पारसनाथ पहाड़ जो है जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है। पारसनाथ पहाड़ की ऊंचाई कितनी है? अगला सवाल भी आपका ये होने वाला है, ठीक है। तो पारसनाथ पहाड़ की ऊंचाई आपका है 1365 मीटर, ठीक है, 1365 मीटर। अब भूतल से अगर यदि कोई इस पहाड़ पर चढ़ना चाहे तो इनको कितना लंबा दूरी सफर करना पड़ता है? तो लगभग 10 किलोमीटर, ठीक है। अगर यदि आप पारसनाथ पहाड़ पर चढ़ना चाहेंगे तो कम से कम आपको 4 घंटे से 6 घंटे तक चढ़ने में लग जाते हैं, जैसा आपका हेल्थ रहेगा, ठीक है। 4 से 6 घंटे सिर्फ चढ़ने में लग जाता है। मतलब सुबह 5 बजे 6 बजे से चढ़ना चालू करेंगे तो शाम में वहां से आप 4 से 6 बजे के आसपास सब उतर पाएंगे, देख के घूम फिर के, है ना। हम लोग गिरिडीह जिले से हैं इसलिए आपको बता रहे हैं, गए हुए हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, 11 नंबर। झारखंड का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? तो झारखंड का सबसे गर्म स्थल जमशेदपुर है, ठीक है। क्या है? जमशेदपुर। ठंडा स्थल में शायद नेतरहाट हो जाता होगा, है ना, नेतरहाट ही है। आगे बढ़ेंगे 12 नंबर सवाल की ओर। देखिए कयाल जो है ये क्या है? कयाल, ये जो वर्ड जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कयाल, ये आखिर है क्या? यही सवाल हम लोगों को पूछा जा रहा है। तो देखिए केरल के लेगून को कयाल कहते हैं, ठीक है। जो केरल का जो लेगून है ना उसी को क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी आंसर करेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित में से जहां वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता है वो जगह का नाम क्या है? वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता है ना, वर्षा परिवर्तन होते रहेगा, तो इसका आंसर हम लोग करेंगे राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में जहां वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता पाई जाती है। अगला सवाल है 14 नंबर। क्या सवाल पूछ रहा है कि वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मोसिन राम, जबकि इसका कहीं कहीं आपको मासिन राम भी देखने के लिए मिलता होगा ना। अब ये जो दोनों वर्ड सही है, मासिन राम ही ज़्यादा सही है। मोसिन राम निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये भी आपको लूसेंट में पढ़ने के लिए मिला होगा। करेक्ट आंसर करेंगे 14 नंबर का ऑप्शन ये, मेघालय राज्य में, ठीक है। आगे बढ़े 15 नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 15 नंबर देखिए, कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन गलत है, उसी का आंसर हम लोगों को देखना है जो सुमेलित नहीं है। 15 नंबर का क्या हम लोग आंसर करेंगे? ऑप्शन ये करेंगे, आम्र वर्षा जो है उड़ीसा में नहीं होता है, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। आंधी जो है उत्तर प्रदेश में सही है। कैलाश वैशाखी पश्चिम बंगाल सही है। लू जो है उत्तर पश्चिम भारत में ज़्यादा चलता है, ये भी सही है। आम्र वर्षा ये वाला गलत है, ठीक है, उड़ीसा में नहीं होती आम्र वर्षा। अगला सवाल देखिए 16 नंबर सवाल। अच्छा, उड़ीसा की राजधानी कहाँ पर है? तो भुवनेश्वर, सभी लोगों को पता होगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर भुवनेश्वर में, पुरी आपका जो है भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में है, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड जो है वो उसका क्या होता है? किसी देश का आर्थिक समृद्धि मतलब कितना विकास वो कर रहा है, इसका उपयुक्त मापदंड अगर यदि बात किया जाए तो ये होता है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, ठीक है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से हम लोग निकाल सकते हैं। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव निम्नलिखित में से कौन सा है? अब भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव हम लोगों को पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग सही आंसर करेंगे मैग्नेटिक डॉल्फिन, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गैंगेटिक हो जाएगा, मैग्नेटिक हम पढ़ते हैं, सॉरी, गैंगेटिक डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन, ठीक है। ये जो है
5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव इसको घोषित किया गया है। अच्छा, गंगा नदी से यहाँ पे सवाल अगर यदि आपको पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई कहीं कहीं आपको 2500 किलोमीटर देखने के लिए मिलेगा और कहीं कहीं आपको 2525 किलोमीटर देखने के लिए मिलेगा। दोनों में से एक ही ऑप्शन में रहता है, जो आपको मिलेगा वो उसको आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है। तो सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान कौन देता है? सही आंसर हम लोग करेंगे ऑप्शन सी करेंगे। तृतीयक क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग 19 नंबर के सवाल की ओर। सवाल में क्या पूछ रहा है कि 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। अब 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष जो पहली बार बने थे वो कौन थे? करेक्ट आंसर हम लोग करेंगे पी.सी. महालनोबिस। ठीक है, पी.सी. महालनोबिस राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। अगला सवाल देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतम वृद्धि दर लक्षित है। देखिए, पंचवर्षीय योजना क्या होता है? योजना मतलब क्या होगा? किसी भी चीज़ के बारे में प्लान करना। भारत सरकार क्या करती है कि 5 वर्ष की योजना एक बार बना लेती है। ठीक है, उसी को पंचवर्षीय योजना कहे जाते हैं। और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना था, इसमें उच्चतम वृद्धि दर किसका लक्षित किया गया है? किसमें सबसे अधिक वृद्धि पाना है? करेक्ट आंसर करेंगे सेवा में। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतम वृद्धि दर सेवा में लक्षित की गई है। अगला सवाल देखेंगे 21। सवाल पूछ रहा है कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है। 21 का हम लोग आंसर करेंगे डी। कभी भी भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल घोषणा नहीं किया गया है। ठीक है, एक बार आपातकाल लग चुका है लेकिन वो वित्तीय आपातकाल नहीं था। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करेगा। अब अगर यदि मान के चलिए राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, दो या फिर दोनों अनुपस्थित हैं, तो राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण कौन कर सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करेंगे या फिर उनका कार्य को आगे बढ़ाएंगे। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है। भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ये कैसे होता है? करेक्ट आंसर हम लोग करेंगे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत जो होता है इसी के द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इसमें डायरेक्ट हम लोग वोटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग करते हैं ना, डायरेक्ट वोटिंग किसको करते हैं? हम लोग अपने एमपी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, जिसको हम लोग सांसद कहेंगे, हम लोग एमएलए को कहते हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम लोग विधायक कहते हैं। ठीक है, या फिर वार्ड पार्षद हो गया, मुखिया चुनाव हो गया, हम लोग डायरेक्ट चुनाव करते हैं। लेकिन यहाँ पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की तरफ से होता है। ठीक है, ऊपर वाले जाकर के इसमें वोटिंग करते हैं। अगला सवाल देखेंगे 24 नंबर का, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति, अगर आपातकाल घोषित करना है तो इसकी स्वीकृति संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक होता है। कितने दिनों के अंदर? 24 का ऑप्शन ये, 1 माह के अंदर। ठीक है, आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद को 1 माह के अंदर जो है रखा जाना आवश्यक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति कर सकते हैं। अब जो राष्ट्रपति हैं यहाँ पे किसकी नियुक्ति कर सकते हैं, हम लोग एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक, ऑप्शन सी में है एक राज्य के राज्यपाल का, या फिर उपरोक्त सभी का। 25 का सही आंसर हम लोग करेंगे उपरोक्त सभी का। जितने भी ये लोग हैं सभी का नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं। ठीक है, 26 देखिए, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। हम लोग झारखंड में जनरली क्या बोलते हैं कि नौटंकी करोगे तुम, हैं नौटंकी करोगे तुम, मतलब जो नहीं सुनता है, नहीं ध्यान देता है, इधर उधर करता है, हम लोग जनरली बोलचाल की भाषा में उसको नौटंकी करोगे तुम कहते हैं। तो नौटंकी जो है ना एक नृत्य है। ठीक है, और ये किस राज्य का नृत्य है यही हम लोगों से पूछा जा रहा है। हम लोग आंसर करेंगे उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन बी करेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश का नृत्य है नौटंकी।
अगला सवाल देखिए, भारत के 5 राज्यों की सीमाएं किस देश के साथ नहीं लगती है? भारत की 5 राज्यों की सीमाएं किस देश के साथ नहीं लगती है? 27। ऑप्शन डी म्यांमार करेंगे। ठीक है, भारत के 5 राज्यों की सीमाएं म्यांमार के साथ में नहीं लगती है। इस देश से 4 राज्य की सीमाएं लगती है, जो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। ठीक है, आप अगर यदि मैप पर ध्यान देते होंगे तो ये तुरंत आपको आंसर आ गया होगा कि हाँ, इसका मैप जो है वो इसके साथ किसके साथ, म्यांमार के साथ में लगती है, बाकी एक की नहीं लगती। ठीक है, तो म्यांमार सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नेपाल की मुद्रा पूछा जा रहा है। नेपाल में ही वर्ड आया था ना जेनजी, जहाँ की सरकार को हटा दिया गया। नेपाल इतना शांत देश है, ठीक है, हिंदू देश है नेपाल, लेकिन यहाँ पर जो है लोगों के वजह से जो है वहाँ की सरकारें हट गई, बहुत सारा दंगा फसाद हुआ। लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने ही देश में जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। नेपाल की मुद्रा हम लोगों से पूछा जा रहा है, हम लोग आंसर करेंगे नेपाली रुपया। नेपाल की मुद्रा है, ठीक है, नेपाली रुपया क्या है? नेपाल की मुद्रा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है टका, तो टका किसका है? बांग्लादेश का। ठीक है, टका किसका मुद्रा है? बांग्लादेश का। बांग्लादेश भी इंडिया के साथ क्या कर रहा है, अभी आप लोग जान ही रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक है रुपया, ठीक है, तो रुपया जो है पूर्वी तिमोर एक देश है, ठीक है, पूर्वी तिमोर एक देश है, वहाँ की ये मुद्रा है। और डॉलर है, तो डॉलर किसका है? अमेरिकी का। ठीक है, अमेरिका का क्या है? डॉलर। कोई भी काम हम लोग करते हैं तो किस में होता है? डॉलर में, विदेशों का जो काम हम लोग करते हैं। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। 29 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 29 का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन ए देहरादून। ठीक है, देहरादून हम लोग कर देंगे। और देहरादून कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून आपका है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में, कहाँ? उत्तराखंड में स्थित है देहरादून। अगला सवाल, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 30 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन ए प्रत्येक वर्ष को 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल करेंगे 31, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ था? तो 31 का हम लोग सही आंसर करेंगे चंपारण। ठीक है, क्या करेंगे? चंपारण करेंगे। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण में हुआ था, जब वो उधर से लौट करके आए थे उसके बाद। अगला सवाल है, बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम कब पास हुआ? अभी भी हम लोग देखिए क्या है ना, बहुत बार लोग कहते हैं कि मैं तेरा बंधुआ मजदूर हूँ, क्या है ना। बंधुआ मजदूर का मतलब यह है कि कोई भी मालिक किसी भी व्यक्ति को पकड़ के रख लेता था, उसको जो बोलता था उसको करना पड़ता था। ठीक है, तो ये ना एक बहुत ही कुख्यात चीज़ हो गया था, बहुत सारे लोग अत्याचार करना चालू कर दिए थे लोगों के ऊपर। तो ये मजदूरी, बंधुआ मजदूरी जो था, इसके ऊपर रोकथाम का अधिनियम लाया गया कि अब ये चीज़ जो है बंद होना चाहिए। तो ये नियम जो लाया गया, ये जो अधिनियम लाया गया, इसको कब लाया गया? तो इसको लाया गया 1976 ईस्वी में। ठीक है, 1976 ईस्वी में पास किया गया इसको। अगला सवाल देखिए, ईरान की राजधानी का नाम बताइए। अब ईरान जो है, इसकी राजधानी का नाम है तेहरान। हम लोग आंसर बी कर देंगे। अगला सवाल देखिए, ट्राइसेम एक कार्यक्रम था। ट्राइसेम जो है एक कार्यक्रम था किस चीज से? तो ग्रामीण विकास का। ट्राइसेम ग्रामीण विकास से संबंधित एक कार्यक्रम था जो 15 अगस्त 1979 को लागू हुआ था। कब? 15 अगस्त 1979 ये उस टाइम लागू हुआ था। क्लियर हो गया। अगला सवाल 35 नंबर, नायक समिति का संबंध जो है किससे था? नायक ये कोई वर्ड नहीं, नायक एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, वहाँ पे एक समिति बना था और वो लोग जो है एक समिति के माध्यम से कुछ डिसीजन लिए थे। तो नायक समिति का जो संबंध था वो आपका लघु उद्योग से था। ठीक है, नायक समिति का संबंध लघु उद्योग से था। अगला सवाल देखिए, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? कब? 1957 में। ठीक है, तो ये बलवंत राय मेहता समिति था। बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज का सर्वप्रथम सिफारिश किया था। तो बलवंत राय मेहता कौन सा ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। ठीक है, अगला सवाल 37, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान से की संस्तुति की थी? अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी?
37 का बी, द्विस्तरीय, जबकि पंचायत अभी क्या है, त्रिस्तरीय चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। सारे प्रश्न आप लोगों को समझ में आ रहा है? देखिए ध्यान से थोड़ा सा पढ़िएगा और पढ़ते रहिएगा तो आपको सारा आंसर समझ में आएगा। परीक्षा इस बार आप लोगों का टफ होने वाला है, सीट कम है, लोग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज जो बना इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हम लोग करेंगे, लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य था या फिर है। 39, ज्वालामुखी के कप या कटोरा का आकार मुख को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी का के जो है कप या कटोरा आकार का जो मुख होता है उसको क्या कहा जाता है? 39 का आंसर हम लोग करेंगे ऑप्शन डी। ज्वालामुखी के कप या कटोरा आकार मुख को क्रेटर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। डी आंसर के साथ चला जाएगा आपका। अगला सवाल देखिए, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी कहाँ से आता है? समुद्र से आता है। ठीक है, और सुनामी का एक ही मुख्य कारण है, समुद्री सतह पर भूकंप। मान के चलिए ये समंदर है, ठीक है, इसके ऊपर पूरा पानी भरा हुआ है। अब ये जो समंदर का जो निचली हिस्सा है, जमीन है, यहाँ पे क्या हो जाता है? भूकंप आ जाता है। अब ये जब भूकंप आया, जमीन ऊपर नीचे हुआ, अब इससे जब यहाँ पे जमीन ऊपर नीचे हो रहा है तो ये पानी भी ऊपर नीचे होगा। ठीक है, अब ये जो पानी ऊपर नीचे होता है ना, तो यही पानी आपका हर तरफ क्या हो जाता है? जमीन में फैलना चालू हो जाता है। ठीक है, यही क्या है? भूकंप है। समुद्री सतह पर भूकंप आना ही सुनामी का मुख्य कारण है। यहाँ पर हम लोग 40 प्रश्न को कंप्लीट कर लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो यूजफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। इसका अगला पार्ट 10 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।